एक व्यक्ति ने एक पंजीकृत बैनामा एक व्यक्ति के हक में सन 1986 में निष्पादित किया और उस विक्रय विलेख के आधार पर जिस व्यक्ति ने उस जमीन को क्रय किया था उस व्यक्ति ने नामांतरण का आदेश नहीं पारित कराया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिस व्यक्ति ने उस जमीन को विक्रय किया था। यानी एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को जमीन का विक्रय किया था और विक्रय करने के बाद जो क्रेता था उसके द्वारा नामांतरण की कार्रवाई नहीं कराई गई और नामांतरण की कार्रवाई नहीं कराने के बाद जो है काफी समय बीत गया और काफी समय बीतने के बाद जो विक्रेता था उसकी मृत्यु हो जाती है और उस विक्रेता की मृत्यु के बाद उसके वारिसों का नाम खतौनी में अंकित हो जाता है। यानी ए ने अगर कोई जमीन बी को विक्रय किया और बी को जमीन जब विक्रय किया तो ए ने उसका नामांतरण आदेश नहीं पारित कराया, यानी नामांतरण की कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान जो बी विक्रेता है, बी विक्रेता की मृत्यु हो जाती है और बी विक्रेता की मृत्यु के बाद उसके जो लीगल एयर्स होते हैं, लीगल जो उसके वारिस होते हैं विक्रेता के, जिसने 1986 में बैनामा तहरीर किया, उसके वारिसों का नाम खतौनी पर आ जाता है और उसके वारिस जो है खतौनी में दर्ज हो जाते हैं। अब क्या होता है कि 1986 से 14 वर्ष बाद जो विक्रेता बी के वारिस खतौनी में दर्ज हो जाते हैं सी और डी। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी और डी के द्वारा एक पंजीकृत विक्रय विलेख जो है तहरीर कर दिया जाता है एक तीसरे पक्षकार यफ के पक्ष में। अब जब बी विक्रेता के वारिसान द्वारा जो है बैनामा यफ के पक्ष में तहरीर कर दिया जाता है और यफ जो है उस विक्रय पत्र के आधार पर सक्षम न्यायालय से नामांतरण की कार्रवाई को निष्पादित करा लेता है और नामांतरण न्यायालय द्वारा उस यफ का नाम जो है दर्ज हो जाता है खतौनी में। जब यफ का नाम खतौनी में दर्ज हो जाता है तो जो वो एक क्रेता होता है जो 1986 में बैनामा लिया हुआ है, उसको जब इस बात की जानकारी होती है तो वो जाता है नामांतरण न्यायालय में और नामांतरण न्यायालय में जाकर के 14 वर्ष बाद उसने नामांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया और कहा कि हमको हमारे हक में बी ने एक बैनामा तहरीर किया था 1986 में। उस बैनामे के आधार पर जो है ए ने तहरीर किया था 1986 में, तो ए द्वारा किए गए बैनामे के आधार पर बी 1986 के बैनामे के आधार पर नामांतरण के लिए वाद योजित करता है और नामांतरण न्यायालय यह कहकर के उसके नामांतरण के वाद को खारिज कर देता है कि उसने जो है निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर जो है 14 वर्ष बाद उसने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए उसको नामांतरण न्यायालय खारिज कर देता है। न्यायालय ने अपनी फाइंडिंग में ये कहा कि चूंकि जब मृतक के वारिसों द्वारा यानी बी के वारिसों द्वारा जो विक्रय विलेख 14 वर्ष बाद तहरीर किया गया, उस विक्रय विलेख को आज तक किसी सक्षम न्यायालय ने जो है निरस्त नहीं किया है, इसलिए 14 वर्ष बाद नामांतरण का आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया और उन्होंने जो है कहा कि जब तक वो विक्रय विलेख जो बी के वारिसान द्वारा तहरीर किया गया है वो निरस्त नहीं होगा तब तक जो है नामांतरण प्रार्थना पत्र संधार्य नहीं किया जा सकता है। इस आदेश के विरुद्ध जो है जो 1986 में बी ने बैनामा लिया था उसने जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुकदमा दाखिल किया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष जो है सुनवाई चली और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी वह हार गया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने यह कहा कि मृतक अभिलिखित खातेदार के वारिस उसकी भूमि के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित कर सकते थे और नामांतरण प्रार्थना पत्र जो उसका खारिज किया गया था उसको उसने सही माना। अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो ऐसे प्रकरण में सर्वप्रथम उस व्यक्ति को यह चाहिए कि वह जो द्वितीय बैनामा उसके वारिसान द्वारा तहरीर किया गया है सर्वप्रथम उसके कैंसिलेशन के लिए सिविल कोर्ट में वाद दाखिल करे और उस बैनामे को निरस्त कराए और बैनामे को निरस्त कराने के उपरांत जो 1986 वाला उसका बैनामा है उसके आधार पर नामांतरण की कार्रवाई के लिए
एप्लीकेशन उसको देना चाहिए था। यह विधि व्यवस्था आप देख सकते हैं 2020 आरडी पेज 489 पे और 2018 आरएलटी पेज 82 पर यह विधि व्यवस्था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की आप देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण आपके संज्ञान में हो तो सर्वप्रथम जो द्वितीय सेल्डीड एक्सिक्यूट हुई है, जो द्वितीय सेल्डीड बनी हुई है, निष्पादित की गई है, जो बी के वारिसान द्वारा की गई है, उसको सर्वप्रथम निरस्त करने का मुकदमा करना चाहिए और निरस्त करने के बाद जो है नामांतरण के लिए आवेदन देना चाहिए। या ये भी आप कर सकते हैं कि उसको निरस्तीकरण के लिए दाखिल करके और यहाँ नामांतरण की कार्रवाई में जो आदेश पारित हुआ है द्वितीय बैनामे के आधार पर उसको स्थगित करा भी सकते हैं और उधर कैंसिलेशन की भी कार्रवाई प्रोसीड करा सकते हैं। तो साथियों, अगर ऐसा कोई प्रकरण हो तो आप इस प्रकार से कार्रवाई करके उसका लाभ ले सकते हैं।